नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पुवेटा और आज हमारे साथ हैं जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा जी। तुकेश शर्मा जी चंबा जिले के चुरा विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। यंग ऑफिसर हैं और बहुत सी गतिविधियां इनके सानिध्य में आयोजित हो रही हैं। ऐसी गतिविधियां आयोजित हो रही हैं जिसके लिए चंबावासी तरस रहे थे और हर महीने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आयोजित हो रही है जिसकी वजह से सरकार में भाषा विभाग का काफी नाम भी हो रहा है। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा, मूलतः चुनाव विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और जिस ओहदे पर आप बैठे हैं, कभी आपने सोचा था कि इस ओहदे तक पहुंच पाऊंगा? देखिए, सच्ची बात बोलूँ तो हम तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सपना था कि कॉलेज कैडर में जाएं और विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई कर रहे थे नेट सेट जब क्वालिफाई हुआ तो हमारा बेसिकली लक्ष्य यही था कि हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे। पर बीच में ये इसकी परीक्षा आ गई तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और परमात्मा की दया से आज इस सीट पे हैं। तो लक्ष्य कुछ और था, पर भाग्य में जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, शायद आपके हाथ की लकीरें आपके लक्ष्य के साथ साथ और आपके जो एफर्ट होता है, जो मेहनत होती है, उसके अनुसार वो परिवर्तित हो जाती है। तो जब ये टेस्ट आया तो इस टेस्ट की तैयारी करते करते हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, जिला भाषा अधिकारी के तौर पर काफ़ी चुनौतियाँ रहती है, आपको मालूम है और हमको भी मालूम है। और यहाँ पर बैठना और यहाँ पर बैठ के चंबा जिले में अलग अलग गतिविधियाँ आयोजित करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं इन चुनौतियों को आप? मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने जन्मभूमि में ही काम करने का मौका मिला। और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग उपमंडल में अलग अलग हर एक उपमंडल की अपनी संस्कृति है, अपनी बोलियाँ हैं, अपना खान पान है, अपनी वेशभूषा है। तो हम बहुत ही समृद्ध हैं। एक तरह से हम कहें कि हम एक गुलदस्ते के रूप में, जिसे हम पुष्पगुच्छ कह सकते हैं, उस पुष्पगुच्छ में अलग अलग फूल हैं जो अपनी अपनी सुगंध देते हैं। तो ये चुनौतियां नहीं कहूँगा मैं, एक तरह से उपलब्धि कहूँगा अपने ज़िले के लिए कि हमारे पास इतनी बड़ी उपलब्धि है जिस कला और जिस भाषा को लेकर के, बोली को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली जब मैं पहले आया था तो मुझे थोड़ा सा अपने जो वरिष्ठ सीनियर थे उन लोगों ने बताया था कि इस तरह से कार्यशैली रहती है। वो तो जब व्यक्ति सीट पे बैठता है वो समझ ही जाता है, उस अनुसार वो ढल भी जाता है। किंतु विभाग में कुछ एक जो रुकी हुई चीज़ें थी, जैसे हमारे कुछ एक मेले रुके हुए थे जो कई समय से शायद उस विंग को नहीं चला पा रहे थे। जैसे मिंजर मेला हो गया, वो राष्ट्रीय मेला था, 1997 में घोषित किया गया था, 2022 में आके वो इंटरनेशनल मेला घोषित हुआ। तो इस तरह से कई सारे ऐसे मेले, कुछ एक मंदिर थे जिनके मंदिरों के प्रपोजल बहुत कम जाते थे, वो उनको चलाना बहुत आवश्यक था। और मुझे ये सौभाग्य मिला तो हमने इस क्षेत्र में मतलब मैं माध्यम बन पाया। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने किया, ये माध्यम बन पाया। व्यक्ति नहीं करता है, काम करवाने वाले जो सीट होती है वो सीट उसे सिखा देती है काम करना। तो मेरे ख्याल से वो एक तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जो मैं करवा पाया उस चीज़ को। जिले की संस्कृति और यहाँ की लोक परंपरा और धार्मिक संस्कृति बहुत समृद्ध है और हम देखते हैं कि जब वो फोटो हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो बहुत से उसमें जो कमेंट आते हैं और अच्छी उसमें जानकारी दी जाती है और बड़ा अच्छा लगता है कि चंबा की इस तरह की चीज़ें भी हैं और उसको आप संजोने का काम कर रहे हैं। और आजकल सर जो कलाकार हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, थोड़ा सा वो भी जानकारी मिलनी चाहिए। जी, आजकल विभाग द्वारा जिला चंबा में कलाकारों का पंजीकरण किया जा रहा है। इस पंजीकरण के अंतर्गत हमारे पास 417 कलाकार पहले पंजीकृत हो चुके हैं। उन सभी से भी निवेदन किया गया है कि वो कोई भी उनकी उपलब्धि हो, नई उपलब्धि, जैसे कोई आकाशवाणी से ग्रेडिंग करवा के बी ग्रेड या बी हाई ग्रेड में जाता है या ए ग्रेड में आता है, वो अपना प्रमाण पत्र विभाग में जमा करवा दें, उनसे भी निवेदन किया गया है। और रियलिटी शो जिन्हें हम टीवी लाइव शो कह सकते हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया या और तरह के कोई भी टीवी शो हो गया जिसमें किसी चंबा वाले ने परफॉर्म किया है, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट है, वो भी जमा करवा दें। इसके अलावा एक इसमें और बात ध्यान देने योग्य है कि जिस व्यक्ति ने 7 बार राज्य स्तर पर
5 बार जो है नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर और 3 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म किया है 8 से 10 बजे के बीच में प्राइम टाइम में। वो संबंधित मेला समिति से प्रमाण पत्र या प्रशस्ति पत्र लेकर के आए जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि इन्होंने इस समय के बीच में परफॉर्म किया है। वो उनको ग्रेडिंग करने के लिए हमें आसानी रहेगी। जो हमारे लिए पैरामीटर बताए गए हैं उन पैरामीटर के अंतर्गत हम ग्रेडिंग करने के लिए ग्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें 1-2 चीज़ें और ध्यान देने योग्य है। जिन बच्चों ने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभागिता दी है, वो भी अपना सर्टिफिकेट विभाग में जमा करवा सकते हैं और जो ग्रुप वगैरह हैं वो भी विभाग में अपना सर्टिफिकेट जमा करवा दें और ताकि उनकी जानकारी अपडेट हो जाए। इसके अतिरिक्त एक निवेदन ये रहेगा कि जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, कल भी मैं देख रहा था कि मैं भी 3-4-5 सालों से लगभग 5 साल हो गए इस ज़िला में, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कई सारे मेलों में बड़ा अच्छा गाने वाले बच्चे हैं जो परफॉर्म करते हैं, किंतु मैं पंजीकरण में कल भी देख रहा था छंटनी करते वक्त उनका पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो कुछ को तो मैंने पर्सनली भी अप्रोच किया है, जिनके मेरे पास नंबर थे उनको मैंने व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ वगैरह लगी हुई थी वो भी सर्कुलेट की है और पंजीकरण प्रपत्र भी भेजा हुआ है और कईयों से दूरभाष भी बात हो रही है कि आप अपना पंजीकरण करवाएं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। एक बार ये ग्रेडिंग हो गई तो इस ग्रेडिंग के बाद जो हमारे विभाग की हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे सभी कलाकारों का विवरण जो है अपलोड कर दिया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति जो है किसी कलाकार को बुलाना चाहे तो कहीं वो अप्रोच इधर उधर ना करे, वो डायरेक्ट कलाकार से ही बात करे और कलाकार को ही डायरेक्ट बुलाए। तो ये उद्देश्य ये है कि आगे जैसे आपने देखा है कि जब हम मंजर का ऑडिशन लेने लगते हैं या किसी और का ऑडिशन, किसी भी मेले का ऑडिशन लेने लगते हैं तो उसमें लगभग 800-900 कलाकार 3-4 दिनों में ऑडिशन के लिए आता है। तो अगर हमारे पास ग्रेडिंग हुई होगी तो जिन बच्चों की ग्रेडिंग हुई होगी उनको फिर ऑडिशन में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता होगा कि ये इस ग्रेडिंग में है। वो उससे क्या होगा कि हम पे भी उसका बोझ कम पड़ेगा और जो कलाकार होगा उसको भी उस बोझ को या उस पैरामीटर को या उसे भी आसानी रहेगी कि उसे पता होगा कि मेरा ग्रेड है, उसका हमारे पास विवरण होगा तो उसे हम डायरेक्ट बुला सकते हैं या मेला समिति को या जहाँ मेले होते हैं उन तक की सूचना जब सर्कुलेट हो जाएगी तो सबको पता होगा कि ये कलाकार है, इस ग्रेड का है, तो वो उस अनुसार बुला सकते हैं। अच्छा, ग्रेड सर कितने 4 रहेंगे सर? A-B-C-D इस तरह का रहेगा? हाँ, इस तरह की ग्रेड D नहीं रहेगा, A+ ग्रेड है और B+, A+ A ग्रेड, B+ और B ग्रेड। अभी फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें A ग्रेड और A+ ग्रेड और A ग्रेड है जो हमने नोटिफिकेशन के हिसाब से करना है। उसके बाद जब हम जिन कलाकारों का पंजीकरण हुआ है उन कलाकारों को जब ग्रेडिंग के लिए बुलाएंगे तो A+ A और B+ और B में ग्रेडिंग करेंगे जो हमें निदेशालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, इस तरह की ग्रेडिंग के बाद सर इसका पैरामीटर जब फिक्स हो जाएगा, मतलब ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है मेला या जो भी फंक्शन रहता है सरकार की तरफ से। अच्छा, इसमें पैसे की भी थोड़ा सा रहता है कि हर बार कलाकारों की नाराजगी रहती है कि उन्हें ज़्यादा दिया गया, मुझे कम मिला गया है, तो ग्रेडिंग के हिसाब जो फिक्स होंगे पैसे उसी हिसाब से मिलेंगे फिर? उसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो निदेशालय स्तर की और सरकार स्तर का मामला है। वो सरकार ही इस पे विचार करेगी आगे। ग्रेडिंग होने के बाद शायद इनका मानदेय जो है फिक्स किया जाएगा कि किसको कितना लिया जाएगा, वो निदेशालय स्तर पर किया जाएगा। अच्छा सर, चंबा जिले की जो सांस्कृतिक विरासत बड़ी समृद्ध है और आजकल जैसे चुराह या भरमौर या पांगी अपनी अपनी संस्कृति में जो संलिप्तता के तौर पर जो गाने आ रहे हैं बड़े अच्छे लगते हैं, तो उसको लेकर जो नए कलाकार हैं उनको भी एक आपकी तरफ से कोई प्रोत्साहन रहता है सर? प्रोत्साहन तो यही रहता है कि एक तो हम जो मेले आयोजित करते हैं, जो नए कलाकार हैं उनको हम मंच ज़्यादा से ज़्यादा मंच प्रदान करने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर हमने सीनियर को मौका दिया तो नए कलाकारों को मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो संस्कृति, वो बोली जो है तब बच पाएगी जब वो हम वरिष्ठ कलाकारों के साथ नए कलाकारों को भी जोड़ेंगे। जैसे कि आप कभी सम्मेलनों में देखते हैं कि हमारे नवोदित कवि बहुत ज़्यादा
अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नवोदित हमसे जुड़े हुए थे, वो विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंच गए हैं, इसीलिए कई सारे लोग उन कवि सम्मेलनों में नहीं आ पाते हैं। पर कहीं ना कहीं जहाँ भी हैं वो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं और अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं साहित्य में। और कला के क्षेत्र में मैं कहूँ तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जो जिससे व्यक्ति एक तरह से अमर हो जाता है। संगीत और साहित्य, जो लिखेगा या जो कुछ गाएगा वो आने वाली पीढ़ी उसको, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया का, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है और बड़े सारे ऐप्स हैं, स्पॉटिफाई जैसे, जिनमें कलाकारों के गाने सेव हुए हैं। तो वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी भी हमारी संस्कृति को देख सकती है, जान सकती है और वो हमारे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। नवोदित कलाकार जो भी आ रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि मैं आजकल देखता हूँ कि जैसे भरमौर की संस्कृति तो बहुत समृद्ध है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई है बोली के मामले में। जैसे आप गद्याली गाने देखिए, वो पहले से हम क्या समृद्ध करेंगे, संस्कृति ने हमें समृद्ध किया है, हमें सींचा है। किंतु चुराह की बोली में जैसे हम बड़े कम गाने देखते थे, किंतु कुछ समय से देख रहा हूँ मैं कि चुराह की बोली में बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग और बहुत अच्छा गा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा सभी कलाकारों से कि मतलब निवेदन है कि जो भी लिखें, जो भी गाएं, वो इस उद्देश्य से गाएं कि आप जो गा रहे हैं वो एक तरह से उस मैसेज मीनिंगफुल हो, मैसेज, मतलब किसी आप गलत चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्योंकि हमें तो जो मैच्योर आदमी होगा, चलो वो तो कला के साथ एंजॉय करेगा, उसकी मानसिक बुद्धि उतनी होती है, वो अच्छी बुरी चीज़ को समझ सकता है कि ये चीज़ जो है एंजॉय के रूप में बनाई गई है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। किंतु टीन एज जो बच्चे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं, उन पे मान लीजिए आप कोई नेगेटिव चीज़ अपने गाने में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो मतलब मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप जो भी लिखें, जो भी गाएं, वो उस टीन एजेस बच्चों को भी ध्यान में रख करके लिखें और गाएं। शालीनता हो, हाँ, उसमें शालीनता के साथ साथ शब्दों का मतलब एक तरह से शब्दों को तोड़ मोड़ के अश्लीलता ना हो, मतलब उसमें प्रयोग ऐसा किया जाए कि अश्लीलता के साथ साथ नशे की प्रमोशन ना हो, इस तरह के नेगेटिव चीज़ें ना हो। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि आप प्रतिबिंबात्मक रूप से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि लोग मतलब उसको, हम तो बड़े लोग तो समझ जाएंगे, पर टीनेजर्स बच्चा जो है उस चीज़ को, अब मान लीजिए आप रोज़ नशा करेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति तो टीनेजर्स बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वो सोचेगा यार ये नशा क्या चीज़ है, देख ही लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बच्चा जो है उस चीज़ की तरफ डाइवर्ट ना हो। मतलब कोई मैसेज दीजिए, आप संस्कृति पे लिखिए, आपके पास इतने सारे मंदिर हैं उनके बारे लिखिए, आपके पास इतने पर्यटन स्थल हैं उनके ऊपर लिखिए, आपके कोई विशेष फसल होती है उसके ऊपर लिखिए आप। तो आपके पास आप भोजन के ऊपर लिखिए, अथाह संभावना है, आप किसी भी लिख सकते हैं। मतलब एक मुझे लगता है कि सुनने से जितनी चीज़ें हम सीखते हैं, लर्निंग और लिसनिंग से हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम सुनेंगे किसी व्यक्ति से, उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए आप मुझसे नहीं मिले हैं, कोई व्यक्ति मुझसे आने से पहले आपके बारे में जो पृष्ठभूमि बांध के जाएगा, जब आप मुझसे मिलेंगे तो मेरा नज़रिया वही होगा आपके प्रति। चाहे मैं आपसे मिला नहीं हूँ, पर आप अपना जब परिचय देंगे तो मुझे यहाँ लग जाएगा कि हाँ यार ये वो व्यक्ति है, इनके बारे में मुझे इस तरह से बताया गया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी हमारे समाज में आए वो हम अपने लिए ना लिख के और एक समाज के लिए हो, समाज मतलब उस पीढ़ी को ध्यान में रख के लिखें जो टीनेजर्स पीढ़ी है। अच्छा सर, मंत्रों का जिक्र भी किया है, तो काफी सारे ऐसे मंत्र सर वो प्राचीन है, लेकिन उन मंत्रों के साथ जो छेड़छाड़ होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि उनकी वस्तु स्थिति वैसी रहे, इसको लेकर भाषा संस्कृति विभाग का भी कोई प्रयास रहता है, तो वो भी आपके ध्यानार्थ रहती होंगी चीजें। तो ऐसा कोई ध्यानार्थ है कि जिस मंत्र के साथ छेड़छाड़ हुई हो और उसमें आपने कुछ किया हो? नहीं, ऐसा तो देखिए ना, हर एक व्यक्ति अब जिसके इर्द गिर्द जो मंदिर होगा, उस गांव में जो मंदिर होगा, जितनी मतलब उन व्यक्तियों को उस मंदिर के प्रति आस्था और रख रखाव की जितनी समझ उनको होगी,
शायद मुझे लगता है कि किसी दूर बैठे व्यक्ति को उतनी केयर नहीं होगी। हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है कि उसका मंदिर अच्छा हो, उसका गांव अच्छा हो। आज आप घर की ही बात करिए तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरा घर गिरने वाला है तो मैं उसको अच्छा घर बनाऊं। मतलब हर एक व्यक्ति का प्रयास रहता है ना, तो छेड़छाड़ वाली बात नहीं होती है, वो बेसिकली उसको ना स्ट्रेंथन करने वाली बात होती है। जिस व्यक्ति जो मान लीजिए मैं यहाँ रहता हूँ चंबा में, तो मुझे जो दिक्कत यहाँ दिखेगी कि नाली चौक हो रही है मेरे घर के आगे या मेरा घर टपक रहा है, तो उसको ज़्यादा पीड़ा होगी ना। अब मैं दूर से तो नहीं बोल सकता, मैं तो एक दिन के लिए जाऊँगा, मैं देख के वो बोल सकता हूँ कि हाँ ये इस तरह से। हाँ, विभाग द्वारा जो योजना 12 चलाई गई है मंदिरों के धार्मिक संस्थान के रख रखाव के लिए, उसके अनुसार जो है मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है। जीर्णोद्धार करने के लिए मतलब स्ट्रेंथन किया जाता है, जो सड़ी हुई लकड़ी है उसको रिमूव किया जाता है, जो स्लेट टूटे हुए हैं उनको बनाया जाता है। तो इस तरह के कार्य किए जाते हैं। अच्छा सर, मेले रहता है कि जिला स्तरीय मेले आयोजित होने चाहिए, तो वो आवेदन की प्रक्रिया रहती है जी। तो चंबा जिले में ऐसे एरिया रहते हैं जहाँ पर वो अपने क्षेत्रीय जो मेला है, जैसे छतराड़ी जातर मेला हो गया, आपके मझाड़ू जातर होता है, तो इस तरह के आवेदन की क्या प्रक्रिया रहती है, वो भी थोड़ा सा बताएं सर। उसके लिए विभाग द्वारा, सरकार द्वारा एक प्रपत्र है जिला स्तरीय मेले को करवाने के लिए, राज्य स्तरीय मेले को करवाने के, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय के करवाने के लिए, वो हमारे पास कार्यालय में मिल जाता है। उसके लिए हमें 3 साल का, पिछले 3 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, और कोई पंजीकृत समिति जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग समिति होगी वो आवेदन कर सकती है, या तो पंचायत की तरफ से भी आ सकता है। इसमें सबसे विशेष है कि ऑडिट रिपोर्ट, 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए जो मेले पे उन्होंने खर्च किया हुआ है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के करने के बाद उसको 4 साल बाद हम स्टेट लेवल के लिए भेजते हैं। उसका क्राइटेरिया है, फिर ईयर वाइज उसको 5 साल 4 साल इस तरह से राज्य स्तरीय किया जाता है, फिर राष्ट्रीय स्तरीय किया जाता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय किया जाता है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जैसे आषाढ़नाग मेला मनीखेत का डिस्ट्रिक्ट लेवल है, सूही मेला डिस्ट्रिक्ट लेवल है, साहो जातर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर आपका फुल यात्रा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, आपका छतराड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और मणि महेश मेला हमारा स्टेट लेवल है, और मिंजर हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल है। तो ये हमारे मेले हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो जो भी मेला हमारे पास आता है मतलब रिकमेंडेशन के लिए, संस्तुति के लिए, वो हमारे पास आवेदन करता है। 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट, मेले का इतिहास उसमें संलग्न होना चाहिए, और वो उससे पंजीकृत जो समिति है उससे वो आवेदन आता है। फिर उसमें जिला भाषा अधिकारी की रिकमेंडेशन लगती है और डीसी सर की रिकमेंडेशन लगती है, और डीसी सर की रिकमेंडेशन के बाद वो विभाग को प्रेषित किया जाता है, और विभाग उसका मूल्यांकन करने के बाद उसको सरकार को भेजती है, और कैबिनेट में मेला डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल इंटरनेशनल लेवल होता है। ये प्रक्रिया रहती है। ये प्रक्रिया रहती है। अच्छा सर, लोक नृत्य एक कंपटीशन भी रहता है, तो हमने अमूमन ऐसा देखा है कि जीन डाली है और ऊपर से कुर्ता डाला है और लोक नृत्य हो रहा है, और ये तो संस्कृति के साथ मजाक हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा टिप्पणी होनी चाहिए, क्योंकि एज ए डिपार्टमेंट के हेड मेरे समय तो ऐसा नहीं हुआ है। मेरे को मतलब देखा होगा शायद। मतलब मुझे लगता है कि कई कंपटीशन होता है नेचुरली, जब स्कूलों में होता है, तो मुझे लगता है एक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोले कि हम एक लोक संस्कृति की बात कर रहे हैं और हम वो पश्चिमी सभ्यता की बात उसमें ड्रेस के तौर पर दिख रही है, तो अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। विद्यालय स्तर पे आप शायद कह सकते हैं कि इस तरह का होता है, शायद फाइनेंशियली थोड़ा सा अभाव रहता है विद्यालय स्तर पे कि वो उस तरह से ड्रेसेस नहीं बना पाते हैं। किंतु संस्कृति मुझे लगता है कि एक तरह से जहाँ पे हमें मान लीजिए कि आप औपचारिक रूप से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ तो चलो संस्कृति की आवश्यकता है, किंतु आप गांव में देखेंगे तो जब हम पारंपरिक ढोल या नगाड़े बजाते हैं, आप चौराहे की तरफ जाएंगे, जब जातर पड़ती है तो सारे लोग ड्रेस के साथ नहीं होते। संस्कृति का मतलब ये है ना कि आप जिस रूप में हैं उसी रूप में उसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कहीं पे अगर मान लीजिए आपकी प्रतियोगिता हो रही है, कहीं पे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला हो रहा है, या कहीं पे आपका स्टेट लेवल के उस तरह का कोई औपचारिक सरकारी या कोई फंक्शन है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ड्रेस कोड होना बहुत आवश्यक है, कि उसमें और ना लगे, उसका पैरामीटर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हम यहाँ से जब बाहर भी जाएं तो एक जैसे दिखें, सारे सबकी वेशभूषा एक जैसी हो। लगना चाहिए कि हम उस जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हुए हैं।
तो अगर स्कूल लेवल पे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो मुझे लगता है कि आवश्यकता हाँ है, मैं मानता हूँ कि उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, किंतु कई सारी दिक्कतें होती हैं, आपको पता है ग्राउंड लेवल पे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। अब आप सोचिए कि लोगों ने ड्रेस बनाने छोड़ दिए थे, मेरे देखते देखते जब मैं 3-4 सालों से यहाँ हूँ, तो जैसे चुराहा की तरफ देखें या भरमौर, तो अपने आप में ड्रेस के मामले में बहुत समृद्ध था। हमारे लोगों ने जैसे पट्टू और पुराने जो हमारे कुर्ती वगैरह थी या हमारा चोलू था, उसको पहना छोड़ दिया था, पर किंतु अब वो रिवाइव हुआ है। मैं अभी देखता हूँ तो मेरे पास ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं सर हमने आज 30 ड्रेस बना लिए। मतलब बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको बनाना दोबारा शुरू किया है, जैसे जो जी है उसको बनाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे साइन है कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को वो चीज़ें दोबारा मिल रही हैं। जो एक बीच में एक जो गैप आया था वो गैप अब फुलफिल हो रहा है। तो धीरे धीरे इसी तरह से संस्कृति आगे बढ़ती है। और अच्छी बुरी चीज़ें तो आपको पता है समाज का एक पैमाना है, समाज में अच्छे लोग ही नहीं होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बेसिकली अच्छे लोग, अब अच्छे लोगों और बुरे लोगों से मतलब ये है कि आपके फेवर की बात नहीं तो आपके लिए बुरा हो गया, आपके फेवर की बात है तो आपके लिए अच्छा हो गया। तो वो तो हर एक व्यक्ति का नज़रिया भी है सोचने का, और एक दूसरे के साथ बर्ताव करने का नज़रिया है। जिला भाषा अधिकारी के तौर पर आप बैठे हैं यहाँ पर, तो ये चीजें डिस्कस इसीलिए की जा रही है ताकि सुधार हो। हम किसी की गलतियां नहीं निकाल रहे हैं, जी। बस थोड़ा सा ये जो चीजें हैं, क्योंकि हम समय संस्कृति है तो उसका जो पैमाना है और उसकी गरिमा बनी रहे बस। और बड़ी बात हमने ये भी देखी है, जब भी कंपटीशन होते हैं तो एक सांस्कृतिक दल के अलग अलग सदस्य अलग अलग दलों में घुस के सिर्फ ऐसा लगता है कई बार वो सिर्फ उनको पेमेंट मिल जाए बस वो भी करते हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि वो अच्छा जवाब होना चाहिए, क्योंकि भी सवालिया जब जवाब होते हैं जैसे तो प्रश्न चिन्ह लगता है, तो ये भी थोड़ा सा जवाब मिलना चाहिए। बेटा जी, इस चीज़ के बारे में मैं आपको कहूँ कि 2019 में जब मैं नया नया आया था तो उस दौर में मतलब मेरी भी नज़र में ये चीज़ें आई थी, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा ऑड सा लगा था, बड़ा बुरा सा लगा था कि यार ये तो गलत चीज़ है, गलत बात है। मैं उस टाइम नया नया था तो उस समय पे मैं बोल नहीं सकता था। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आवश्यकता थी सुधार करने की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा कुछ सुधार किया है, ये किया है, पर जो मेरे हाथ में थी चीज़ें मैंने उनमें सुधार करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी आया है। तो अभी हम देखें तो कई सारे उसके बाद मैंने जो हमारी सोसाइटियाँ पंजीकृत थी मेरे पास, उनसे बैठक का आयोजन किया कि उनसे डिस्कस किया कि जी इस तरह से है, ये हमारे लिए भी अच्छा साइन नहीं है, आपके लिए भी अच्छा साइन नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप एक सांस्कृतिक दल बनाइए, उसी में रहिए और उसी में कार्य करिए, आप आगे आपकी पहचान भी बनेगी। नहीं तो आज आप यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें कम होगी। कम क्या रही ही नहीं है, मेरी नज़र में बड़ी कम चीज़ें आती हैं जहाँ लोग नहीं करते हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद मतलब कहीं नहीं हुई है। दलों की संख्या बेशक रिस्ट्रिक्ट हुई है, कम हुई है। जहाँ मेरे पास 68 दल पंजीकृत थे जब पहली बैठक हुई थी, तो 49 दल आए थे बैठक में, प्रधान जो होते हैं बेसिकली। तो हमने उनसे सबके फ़ोटोग्राफ भी मांगे थे, उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफ भी दिए। पहले प्रधान का ही नाम होता था सोसाइटी जो पंजीकृत हुई थी। हमने उनसे सबसे फ़ोटोग्राफ लिए कि हमें 18 से 22 लोगों की फ़ोटोग्राफ हमें जमा करवाइए, ताकि हमें पता हो कि कौन व्यक्ति आपके सांस्कृतिक दल में है। 18 से 22 से मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, कई बार किसी को दिक्कत हो जाती है, किसी को घर में काम होता है, तो आप ऐसा करिए कि 30 लोगों के ले जाइए, 35 लोगों के ले जाइए, ताकि किसी को आपने रिप्लेस करना हो, किसी को दूसरे की जगह रखना हो या बुलाना हो तो आप उसको बुला पाएँ। तो बड़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं जो हमारे लिए भी अच्छे साइन हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं हुआ है, पहले भी काम हुआ है। आज मतलब विभाग और संस्कृति इतनी आगे बढ़ी है तो कोई ना कोई तो बैकफुट पे काम कर रहा है। हम ही नहीं काम कर रहे हैं, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें शायद आपके ध्यान में बड़ी पहले की आई होंगी, वो प्रश्न बन के रह जाते हैं फिर। तो पर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये चीज़ें ना निरंतर अगर आगे बढ़ रही हैं, कई बार क्या होता है कि लोगों का रोज़गार भी जुड़ा होता है इस चीज़ से। तो किसी का मान लीजिए कहीं पे दूसरी जगह पे इवेंट है, बाहर जा रहा है कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर ले जाए तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर एक प्लेटफॉर्म पे सेम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो वो गलत है,
कि मान लीजिए आप एक मंच दे रहे हैं, उसी मंच पे सेम लोग अगर परफॉर्म करें तो वो गलत है, पर ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया है। तो वो मेरे लिए हाँ उस दौर में आया था जबकि मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में आया था। तो हमने कोशिश की थी कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और वो चीज़ें अगर हों तो वो थोड़ा सा सन ऑफ इंटरोगेशन हमारे ऊपर भी लगता है। तो मैं तो नया था, पर हमने कोशिश की थी, तो आज अच्छे परिणाम हैं। जितने भी हमारे पास सांस्कृतिक दल हैं, जो 25-26 सांस्कृतिक दल हमारे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं, आपने भी देखा होगा, आप भी जब भी आते हैं तो हम टाइम टू टाइम उसमें अपने निर्णायक मंडलों को भी बदलते रहते हैं कि निर्णायक मंडल भी अलग अलग स्तर पे आए। तो वो बेसिकली एक पैमाना रहता है, जैसे खिलाड़ी का एक पैमाना रहता है खेल के मैदान में, उसी तरह से संस्कृति का भी एक पैमाना रहता है कि हमें थोड़ा सा पैमाने के हिसाब से अच्छा बुरा दिख जाए कि किसका ड्रेस बहुत अच्छा है, किसके पास बड़े अच्छे लोग हैं, किसकी परफॉर्मेंस में तालमेल है। और संस्कृति तो सारी अपने आप में समृद्ध है, हम किसी की संस्कृति को डाउन नहीं कर सकते, पर संस्कृति में जो इन्वॉल्व व्यक्ति है वो व्यक्ति उसको किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से उसको एंजॉयमेंट में लेता है। तो बेसिकली उस पैमाने के हिसाब से उस चीज़ को देखा जाता है, संस्कृति के हिसाब से नहीं देखा जाता है। मान लीजिए ताल बज रहे हैं तो ताल के परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। कोई ये ना बोले कि संस्कृति बेस्ड होता है, संस्कृति बेस्ड, संस्कृति को किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल सकते। हाँ ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, जो ताल बज रहे हैं, जो बांसुरी बज रही है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्माइलिंग फेस हैं कि नहीं है, उनके ड्रेस पूरे हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। तो उनको देखते हुए वो पैरामीटर बनाया जाता है, पैरामीटर के हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, मैं चुराह का जिक्र इसलिए करा कि वो चुराह से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो भी कंपटीशन में जा रहे हैं अलग अलग। अब जो चंबा जिले के अलग अलग एरिया के जो बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं या पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ से एक अच्छा सा मैसेज, ताकि वो भी आपकी तरह एक अच्छे अफसर बन सके। मैसेज मतलब एक तरह से मैसेज यही रहेगा कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसी क्षेत्र में बढ़ते रहिए, क्योंकि व्यक्ति एक जगह पे जब कंसंट्रेट करता है, जब डाइवर्ट नहीं होता। हाँ जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार आप पढ़ाई करते करते आप सोच में भी पड़ जाते हैं कि यार बनेगा मेरा कुछ कि नहीं बनेगा, मेरे पिताजी या माँ इतना खर्च कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देख के अगर आप एक चीज़ याद रखना कि मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप के प्रति इमोशनल होगा, अपने एरिया के प्रति, उसे अपने माँ बाप की फिक्र होगी, मतलब फिक्र हर एक बच्चे को होती है। किंतु जो व्यक्ति इमोशनली टच में होगा ना, वो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। तो जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो विद्यार्थी जीवन में कई सारे आपके साथ समाज के भी मैटर चलते हैं, आपके साथ परिवेश के इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही थी कि इसका बच्चा लग गया तो नहीं लगा, मतलब बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को हाँ आप रोक तो नहीं सकते हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, पर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। जब आप एक जगह पे लगे रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आप किसी बड़ी चीज़ के बारे में सोचेंगे, बड़ी नहीं मिलेगी तो उससे छोटी बड़ी चीज़ तो आपको ज़रूर मिलेगी। और हर एक व्यक्ति के कर्म फल जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं कि वो कर्म किस तरह से कर रहा है और उसका फल मिले क्यों ना। बड़े सारे लोग जब तैयारियां करते हैं, तैयारी के दौरान जब कई बार निकलते भी नहीं है टेस्ट, पर जब निकलने के लिए आते हैं तो सारे इकट्ठे निकल जाते हैं, 3-4 टेस्ट निकल जाते हैं। तो लगे रहिए, जिस कर्म में लगे हुए हैं सफलता जरूर मिलती है। जैसा कि डीएलओ साहब ने बुलाया, जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा जी, लगे रहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बड़ी बात इन्होंने ये है कि मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होता है, कुछ ना कुछ जरूर बन जाता है। इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा है और जो खासकर यूथ है उन्हें खुद सुनना चाहिए और जो अपने सहपाठी है, जो उनके दोस्त हैं, उन्हें भी सुनाना चाहिए ताकि वो भी इनकी तरह कोई अच्छा अफसर बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें इंटरव्यू कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज जरूर करिएगा, ताकि आपके जो विचार हैं हम इन तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।